डियर स्टूडेंट्स, बेटा हम चैप्टर नंबर 10 जो है वो हम डिस्कस कर रहे थे। तो मैंने आपको बताया था कि हमने एज ए शॉर्ट जो है ये सारा प्रिपेयर करना है। तो उसी तरह हमने पूरी डिटेल से जो है वो हम नहीं स्टडी करेंगे। जो इम्पोर्टेंट टर्म जिसमें आती है जनरल इंट्रोडक्शन जो है उनकी हम जो है वो बात चालू करते चले जाएंगे। ठीक है, तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है फाइलम नेमाटोडा। ठीक है, इसमें सारे के सारे राउंड फॉर्म आते हैं। चैप्टर 10 फाइलम नेमाटोडा, ये हमारा आज का जो है वो टॉपिक है। नेमाटोडा में एक्चुअल में जो चीज आती है वो है राउंड वॉर्म। ठीक है, नेमाटोडा that contain राउंड वॉर्म। ज्यादातर जो है वो इसी के बारे में जो है इसमें डिस्कस जो है किया गया है। लेट्स सी, अगर आप इसकी जनरल मॉर्फोलॉजी अगर आप देखें तो जनरल मॉर्फोलॉजी में क्या है, जनरल मॉर्फोलॉजी की अगर आप बात करते हैं तो इट्स वर्म लाइक स्ट्रक्चर, राउंड वर्म। कि इनका जो डिस्टिंक्ट हेड जो है वो नहीं होता, मतलब वाज़ा हेड इनका प्रेजेंट जो है वो नहीं होता। बज़ाहिर दिखने से आप ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि कौन सा इसका जो है वो हेड है या कौन सा इसकी जो है वो एबोरल पोर्शन जो है वो होता है। ओरल एंड एबोरल पोर्शन जो है उसमें ये होता है, लेकिन ऐसा नहीं कि इसका हेड है नहीं। तो माउथ एक साइड पे होता है स्पेसिफिकली और दूसरी तरफ जो है वो इसकी एनस जो है वो प्रेजेंट होती है। ये जनरल मॉर्फोलॉजी के बारे में। इसके पास क्या है, देयर इज नो डिस्टिंक्ट हेड। ठीक है, पॉइंटेड हेड जो है वो इनका नहीं प्रेजेंट होता। ठीक है, लेकिन इसमें ऐसा जरूर है कि एक जो है वो ओरल साइड है, ठीक है, दूसरी जो है वो एबोरल साइड है। यानी माउथ और एनस की दोनों स्पेसिफिक रीजन जो है वो साइड जो है वो इसमें प्रेजेंट होती है। इसके अलावा अगर आप इसमें देखें जनरल इंट्रोडक्शन में, तो इसमें क्या आता है कि दे आर सूडोसिलोमेट, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक। हमने ये पहले भी बात डिस्कस की थी कि व्हाट आर द ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म। ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म में ये होता है कि इनकी 3 बॉडी की जर्म लेयर जो है वो, ये 3 जर्म लेयर जो है वो इनकी बनती है। ठीक है, और वो 3 जर्म लेयर्स आपके पास क्या होती है, एक आपके पास डेवलप करेगी एक्टोडर्म होती है, दूसरी इसमें मेसोडर्म होती है, तीसरी जो है इसमें गैस्ट्रोडर्म या एंडोडर्म जो है वो होती है। ये 3 जर्म्स लेयर की होती है। एक्टोडर्म जो है वो एपिडर्मिस बनाती है, मेसोडर्म ये इसके बेस पर हमने क्लासिफाइड किया था कि अगर तो ये ट्रिपलेट होती है और सिलोम बनाती है तो उससे बेसिक फंक्शन इसका सिलोम बनाना और इसके अंदर बहुत ज्यादा विजुअल ऑर्गन जो है वो डेवलप करना। लेकिन इसमें ये सूडोसिलोमेट है। ये जो आपके पास फाइलम नेमाटोडा जो है ये सूडोसिलोमेट है। ठीक है, वैसे इसका बेसिक फंक्शन जो होता है ना मेसोडर्म का, वो सिलोम और प्लस जो है विजुअल ऑर्गन। लेकिन इस फाइलम के अंदर इस तरह से फंक्शन नहीं है। इट विल नॉट circulate and it will not form any type of cavity. एंडोडर्मिस होती है, ये क्या करती है, गट बनाती है, गट लाइनिंग। ठीक है, ये बना रही होती है ट्रिपल प्लास्टिक। फिर अगर आप देखिए दे आर सूडोसिलोमेट। ये क्या है, ये सारे के सारे सूडोसिलोमेट हैं। सूडोसिलोमेट दैट मीन दे हैव अ फॉल्स कैविटी। इनकी जो बॉडी कैविटी है वो क्या होती है, वो फॉल्स कैविटी समझी जाती है।
अब फाल्व कैविटी क्यों समझी जाती है? फाल्व कैविटी अमूमन हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जो आपके पास सिलोम होती है ना, एक्चुअल में इट इज फॉर्म बाय द, जो सिलोम है वो एक्चुअल में कैसे बनती है? बाय मेसोडर्म। वो मेसोडर्म की वजह से बनती है। कैसे? हमने पीछे ही बताया था कि देखें, अगर आपके पास डीप बॉडी कैविटी है, सॉरी बॉडी है, क्रॉस सेक्शन इसका पहले, ये बाहर वाली जो है वो आपके पास एक्टोडर्म है, और अंदर जो ब्लैक वाली है वो आपके पास जो है वो, अंदर वाली जो है ये एंडोडर्मिस है, बाहर वाली जो है वो आपके पास एक्टोडर्म है। इसके सेंटर में अगर आप देखेंगे ये ब्लू वाली, तो ये सारी की सारी जो है ना वो आपके पास है मेसोडर्म। मेसोडर्म ठीक है। अब अगर आप इसको देखें सिलोम कैसे डेवलप होती है, तो एक्चुअली ये सिपलेट होती है। वैसे ये बात हमने पहले डिस्कस की हुई है कि ये सिपलेट होती है। इसके सिपलेट होने से जो कैविटी बनती है वो आपके पास ट्रू सिलोम जो है वो कहलाती है। ठीक है, ये देखिएगा, ये जो है वो स्प्लिट हो गया है, और व्हाइट पोर्शन जो भी अपीयर हो रहा है ये आपके पास सिलोम है। तो अगर आप सिलोम को देखेंगे ना, तो दोनों तरफ जो है वो मेसोडर्म है, यानी ये आपके पास सिलोम, इसमें ये जो है मेसोडर्म, और यहाँ भी अगर आप देखें तो यहाँ भी मेसोडर्म प्रेजेंट है। सो दैट मीन ट्रू सिलोम जो होती है वो दोनों तरफ से मेसोडर्म से उसके जो है वो प्रेजेंट होगी। लेकिन जो सुडोसिलोम है जो इनके अंदर कैविटी पाई जाती है वो इस तरह मेसोडर्म से नहीं बनती। सुडोसिलोम जो होती है, सुडोसिलोम ये एक्चुअल में कैसे बनती है? ये ड्यूरिंग द डेवलपमेंट, जब एक जायगोट डेवलप कर रहा होता है, तो डेवलपमेंट के दौरान एक स्टेज आती है ब्लास्टूला स्टेज। अब ये ब्लास्टूला स्टेज के दौरान क्या होता है कि एक कैविटी बनती है जिसे आप कहते हैं ब्लास्टोसील। ब्लास्टोसील कैविटी जो है वो बनती है। तो सुडोसिलोम एक्चुअल में इस ब्लास्टोसील कैविटी के रिजल्ट में ही बॉडी कैविटी बनती है। ठीक है, तो pseudoxylem will not form by the splitting of the xylem, it will form by the blastocele cavity। blastocele cavity वही एक्ट कर रही होती है एज बॉडी कैविटी। तो ऐसी कैविटी को फिर हम वर्ड यूज करते हैं pseudoxylem, और जिन जानदार के पास pseudoxylem प्रेजेंट होती है उसी फिर हम कहते हैं pseudoxylemate। तो phylum Nematoda जो है ये सारे के सारे pseudoxylemate हैं। That means they have a no true xylem which is developed by the xylem. They have a false cavity which will develop by the uh, blastocele cavity. ठीक है, इसके अलावा अगर आप देखें इनके यहाँ जनरल कैरेक्टर में डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम अगर आप देखें तो उनके पास जो है वो आप कह सकते हैं कि कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है। देयर इज ओरल साइड एंड आल्सो देयर इज एन ओरल साइड, हेड और माउथ, और उसके साथ साथ एनस जो है आपके पास होता है। यानी अगर आप इनवॉर्म्स का सिस्टम देखेंगे ना, तो देखिए यहाँ पर ये माउथ है, उसके बाद ये इंटेस्टाइन वगैरह, और ये फिर एंड पे जाकर क्या होता है, ये एनस प्रेजेंट होती है। ठीक है, यहाँ जो है इनका माउथ प्रेजेंट है। तो इसी तरह सीधा सा जो है वो इनका सिस्टम होता है, ये माउथ, ठीक है, ये एनस,
और ये बीच में सारा डाइजेस्टिव ट्रैक है, इसमें इंटेस्टाइन और स्टमक वगैरह जो भी आप विजिट कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर ये सिंपल ट्यूब होती है, उसी के पोर्शन में माउथ एसोफेगस और स्टमक पोर्शन या वो आ जाता है। ठीक है, तो ये इनका जो है वो सिंपल ट्यूबुलर जो है डाइजेस्टिव सिस्टम है। इसके बाद अगर आप देखें एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम में अगर आप देखेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है एक्चुअल में इनके पास और बॉडी ओपन होगी और वो भी नॉट एट द पॉइंट ऑफ द एनएस यानी अदर रीजन लेफ्ट साइड का रीजन होगी ओपनिंग जो है वो होती है। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सक्रीटरी डक्ट्स जो है या कैनाल्स जो है वो इनके पास प्रेजेंट होती है। ठीक है, यानी अगर आप इस फॉर्म्स को देखें, लेट्स सी ये आपके पास फॉर्म है, ये इसका माउथ वाला रीजन है। ठीक है, ये सारी सेंटर में जो आप इसका डाइजेस्टिव सिस्टम बना लें, ये इसका डाइजेस्टिव सिस्टम है। ठीक है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम। अब एक्सक्रीटरी सिस्टम अगर आप देखेंगे तो डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ ही साथ से जो सिलोम होती है उसके साथ फिर आपके पास जो है वो एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो इसका प्रेजेंट होगा। ठीक है, लेट्स सी यहाँ आपके पास देखिए ये जो है वो आपके पास एक्सक्रीटरी डक्ट है। और ये वेंट्रल साइड नीचे की तरफ जो है इसकी ओपनिंग होती है, नॉट ओपन एट द एंड पॉइंट। यहाँ पे आप देखिएगा ये इसकी जो है वो एक्सक्रीटरी डक्ट है। एक्सक्रीटरी डक्ट और ये जो है इसका एक्सक्रीटरी फोर्स, ये इसका डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, ये चार डाइजेस्टिव सिस्टम है। इसके बाद अगर आप देखिए इसका रेस्पिरेटरी एंड सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम तो सर्कुलेटरी सिस्टम इन्वॉल्व के अंदर एब्सेंट जो है वो होता है। इसी तरह अगर आप देखें रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो भी इनके अंदर इतना नहीं होता। जो गैस एक्सचेंज होती है वो डायरेक्ट बॉडी सरफेस से ही की जा सकती है। जो बॉडी फ्लूइड है सिलोम के अंदर वहां से डायरेक्ट जो है इसकी गैस एक्सचेंज जो है वो की जा सकती है। ठीक है, उसके बाद अगर आप बात करें इनकी रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन और इनका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ये यहाँ जो प्रेजेंट होता है, बहुत सेक्स आर सेपरेट। रिप्रोडक्शन पे अगर आप देखेंगे बहुत सेक्स आर सेपरेट, दोनों सेक्स अलग अलग बॉडी पे जो है वो प्रेजेंट होते हैं। एज मेल एज वेल एज फीमेल जो है वो दोनों अलग होंगे। यानी वन विल बी एक्ट एज ए
female and other will be act as a male. तो मेल एंड फीमेल जब दोनों होंगे, there is large number of ovary, यहाँ जब टेस्टिस प्रेजेंट होंगे और इधर क्या हो रहा है, एग की डेवलपमेंट होगी, यहाँ पर जो है वो उसके बाद क्या होगा, इनके यहाँ फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद आपके पास बनेगा जाइगोट, और जाइगोट के बाद इनके यहाँ जब लार्वल स्टेज है वो भी एग्जिस्ट करती है। दैट मीन अल्टीमेटली क्या डेवलप करेंगे, लार्वा। ये लार्वा जो है फिर डिफरेंट स्टेजेस से होता हुआ एक न्यू अडल्ट ऑर्गेनिज्म में जो है वो ये डेवलप कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर आप देखें तो इनमें है सम इंपॉर्टेंट पैरासाइट। पैरासिटिक डिजीज जो है वो ये काम बहुत ज्यादा खास करते हैं, उसके साथ देखिए बात जब हम करते हैं सम इंपॉर्टेंट पैरासाइट्स है वो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप देखें तो आपके पास पिग वॉर्म, कॉमनली इसका नेम है पिग वॉर्म जो है ये पैरासिटिक है। पिग वॉर्म जो है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में ज्यादातर रहता है, और वहां पर जो फूड है एज ए ब्लड जो है वो सक करता रहता है, जितनी भी न्यूट्रिशन फूड में होगी वहां से ये सारी की सारी ऑब्टेन कर रहा होता है। अब डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर बहुत से पोर्शन होते हैं, अगर आप ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें ना, जिसे आप सिंपली कहते हैं गट, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, उसमें अगर आप देखें तो बहुत ज्यादा रीजन है इसमें होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देखिएगा स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन, फिर आपके पास अपेंडिक्स, ये रीजन होते हैं। अब लार्ज इंटेस्टाइन में आपके पास कोलॉन, ज्यादातर क्या होगा, मे बी इट इज प्रेजेंट इन कोलॉन या फिर सीक्टम, वहां प्रेजेंट हो सकता है। इसके अलावा अपेंडिक्स यहाँ ये प्रेजेंट हो सकता है, लेकिन ज्यादा डेंजरस ये तब होता है, इस वजह से होता है कि ये माइक्रोविलाई के अंदर जो है वो एंटर हो जाता है और वहां से जितनी भी न्यूट्रिशन आ रही होती है उसको जो है ये अपटेक जो है वो करता रहता है। ठीक है, माइक्रोविलाई, यू नो व्हाट इज द माइक्रोविलाई? वहां पे ये एग्जिस्ट करेगा और उधर से सारी चीजें जो है एब्जॉर्ब करता रहेगा, दैट मीन न्यूट्रिशन जो है वहां से सारी की सारी ये एब्जॉर्ब करता रहेगा। ठीक है, और इसके रिजल्ट में क्या होता है कि बेचैनी जो है वो बहुत ज्यादा होती है, मतलब जो स्लीपिंग है, इंसोमिनिया, इंसोमिनिया डिजीज जो है वो इसमें होती है क्योंकि स्लीपिंग में डिस्टर्बेंस होती है, मतलब बेचैनी सी होती है, नींद जो है वो स्कूल से नहीं आ रही होती, तो इस केस में जो है वो हो रहा होता है। ठीक है, इसी तरह लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख का जो है वो ना लगना, लॉस ऑफ एपेटाइट जो है वो भी इस केस में जो है वो हो रहा होता है। ठीक है, तो ये पिन वर्म जो है एक पैरासिटिक है, इस तरह की डिजीज जो है वो काज कर रहा होता है। इसके साथ अगर आप देखें तो नेक्स्ट हुक वर्म, हुक वर्म जो है ये भी एंडोपैरासाइट है, ज्यादातर ये एशिया और नॉर्थ अफ्रीका एंड यूरोप रीजन में जो है वो ज्यादा जो है वो पाया जा रहा है। ठीक है, हुक वर्म, हुकवर्म जो है ये भी एंडोपैरासाइट है और ये भी ज्यादातर कहाँ होगा, गट में, दैट मीन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, वहां पर ये ज्यादा एग्जिस्ट करता है।
और ज्यादा स्मॉल इंटेस्टाइन के रीजन में जाएगी एग्जिस्ट करेगा। तो वहां पर क्या होता है, ब्लड सक करता है, ब्लड को जो है ये सक करेगा, शक्कर और अटैचमेंट पॉइंट जो है वो इसके पास माउथ रीजन पे जो है कुछ ऐसे स्ट्रक्चर जो इसको होल्ड करके रखेंगे और वहां से जो है फिर ये सारे के सारे न्यूट्रिशन जो है वो ले रहा होगा। ठीक है, देखो इंटेस्टाइन जो है वहां पे ब्लड से कहता है, ब्लड से थोड़ा ज्यादा पॉइंट जो विलाई होते हैं। ठीक है, विलाई एक्चुअल में क्या होता है, स्मॉल स्ट्रक्चर, फिंगर लाइन स्ट्रक्चर जो है इंटेस्टाइन। अगर आपको याद हो तो आपने कभी मेथड में जरूर पढ़ा होगा कि ये इंटेस्टाइन के क्रॉस सेक्शन आप ले लें और इंटेस्टाइन इनर जो एपिथेलियम होती है वो इस तरह से प्रोड्यूस होती है। ठीक है, ये प्रोड्यूस होगी, तो यहाँ पर ये सारे जो है वो आपके पास विलाई है, माइक्रोविलाई होती है। तो यहाँ पर इसका रीजन जो है बोलते हैं, इधर वो एग्जिस्ट करता है, इधर से ब्लड जो है वो सक करता रहता है। ठीक है, अब ब्लड जब सक करता है तो देखिए ब्लड जैसे ही अपनी ब्लड वेसल से बाहर आता है तो उसमें कुछ जो है कोगुलेटिंग केमिकल जो है वो एक्टिव हो जाते हैं। तो अगर ये ब्लड सक करेगा तो देयर इज अ चांस फॉर द क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड। उसके लिए फिर क्या होता है, अगर ब्लड क्लॉट हो जाता है तो ये फीड नहीं कर पाएगा। तो इसके बाद फिर एक एडेप्टेशन है कि इसके जो कुछ ग्लैंड्स होते हैं लाइक ग्लैंड्स, वो क्या करेंगे, एंटी कोगुलेटिंग केमिकल जो है वो प्रोड्यूस करेंगे। एंटी कोगुलेटिंग केमिकल्स जो है वो ये रिलीज करेगा। अब उससे ये होगा कि जो ब्लड आ रहा है वो कभी भी कोagulate नहीं करेगा, तो कभी भी जो है वो क्लॉट नहीं करेगा, तो इजीली चाहिए अपनी न्यूट्रिशन वहां से जो है वो फुलफिल जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था आज के आपके बारे आज का जो है जिसमें हमने कुछ फाइलम नेमाटोड्स, कुछ पैरासाइट, एंडोपैरासाइट है उनकी हमने बात किया। तो इसको आपने जो चंद एग्जाम्स हैं वो आपने याद रखनी है, लाइक कुछ इंपॉर्टेंट पैरासाइट जो है वो आपने याद रखने हैं। ठीक है, फिर इसका एक्सक्रीटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो, और रिप्रोडक्शन के एतबार से देन जो है इसका सिलोमेटिक जनरल कैरेक्टर जो है वो आपने याद करने हैं। तो ज्यादा डिटेल से आपने इसको जो है वो नहीं याद करना। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट वन जो है वो है इंपॉर्टेंट पैरासिटिक डिजीज। ठीक है, पैरासिटिक डिजीज किस लिहाज से इंपॉर्टेंट होती है, देखिए इंपॉर्टेंस की जब आप बात करते हैं ना तो दो चीजें आती हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव इंपॉर्टेंस। नेगेटिव इंपॉर्टेंस तो ये है इनके अंदर की बहुत ज्यादा डिजीज काज करेंगे, डेफिनेटली नुकसान होगा, मे बी डेथ केयर भी हो सकती है। लेकिन पॉजिटिव इंपॉर्टेंस ये है कि हम इसके फैक्टर्स को जान देंगे कि रिप्रोडक्शन किस तरह से करते हैं। ठीक है, रिप्रोडक्शन किस तरह से करेंगे, फिर इनकी ब्रीडिंग सिस्टम जो है वो क्या है, ट्रांसमिशन जो है वो कैसे होती है, फिर हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, और फिर इसकी मेडिसिन जो है वो भी हम प्रिपेयर जो है वो कर सकेंगे। अगर आप एक पैरासाइट के बारे में सब कुछ जानते हैं, उसकी मॉर्फोलॉजी आप जानते हैं, उसके ट्रांसमिशन आप जानते हैं, उसका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो है वो आप जानते हैं, तो जब एक चीज के बारे में मुकम्मल पता चल जाता है तो फिर हम एज ए कंट्रोल जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बेटा आज आपका आपका लेक्चर है। अगर किसी के पास क्वेश्चन हो माइंड में तो वो आप जो है बेटा डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा इस फाइलम की एक और इम्पोर्टेंस ये है कि ये डिकम्पोजर भी है, मतलब डेड ऑर्गेनिक मैटर उसके ऊपर ये फीड करते हैं। जो पैरासाइट नहीं है ना, ओवरऑल अगर आप फाइलम की बात करें तो ये हर जगह होते हैं, एनवायरमेंट होते हैं, तो उससे डेड ऑर्गेनिक मैटर जो है उसको जो डिकम्पोज करते रहते हैं, और उसका एक फायदा ये होता है कि एनवायरमेंट के अंदर न्यूट्रिएंट साइकिल जो है वो चलता रहता है, हमारी सॉइल जो है वो ज्यादा से ज्यादा फर्टाइल हो जाती है, बिकॉज उसको मिनरल्स जो है वो मिलते रहते हैं।